नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास में मैं देशराज मीना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। हम पढ़ेंगे साथियों आज की कक्षा में हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आधुनिक काल आता है, जो हिंदी साहित्य का वर्तमान काल है, उसके संदर्भ में आज अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, एकदम विस्तृत और व्यापक अध्ययन करेंगे और परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ में अध्ययन करेंगे। साथियों, ये आज की वीडियो आपके विशेष तौर पे एमपी टेट वर्ग 1 या वर्ग 2 या जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका नेट हो या आपका सीटेट हो या जिससे भी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, उनका आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, तो आज की कक्षा में क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा। करते हैं प्रारंभ। आधुनिक काल का यानी कि आधुनिक काल का काल विभाजन पढ़ेंगे। साथियों, आधुनिक काल का नामकरण पढ़ेंगे और सभी युगों का सीमांकन पढ़ेंगे कि भाई कौन सा युग आधुनिक काल का कहां से कहां तक रहा। ठीक है साथियों, और भारतेंदु युग का नामकरण पढ़ेंगे। भारतेंदु युग की ही काव्य प्रवृत्तियां पूर्ण करेंगे। काव्य प्रवृत्तियां किस तरह की थी साथियों, और भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के जन्म, मृत्यु एवं उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। वित्त समय काल। ओके साथियों, भारतेंदु युग से संबंधित रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भाई महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं हिंदी साहित्य के संदर्भ में, उनके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे साथियों। और देखिएगा, भारतेंदु युग के विशेष परीक्षा उपयोगी तथ्यों का भी मैंने इसमें संग्रह रखा हुआ है, वह भी मैं आपको इसके माध्यम से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आधुनिक काल की भारतेंदु युग की इसमें क्या है साथियों, प्रश्नोत्तरी भी मैं आपको अंत में कराऊंगा दोस्तों। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो देखिएगा साथियों, युग का नाम है आधुनिक काल, काल का नाम है आधुनिक काल। आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो है साथियों 1850 से अब तक। 1850 से अब तक हिंदी साहित्य का ये चतुर्थ काल है साथियों। इससे पहले आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आपका आधुनिक काल। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास का चतुर्थ चरण ही आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय 1843 से 1927 बताया है। यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने भाई आधुनिक काल का समय साथियों 1843 से लेकर 1927 के मध्य में इस काल का समय बतलाया है साथियों। आगे देखिएगा दोस्तों, आधुनिक काल का प्रारंभिक सीमा के संबंध में मुख्यतः निम्न 3 मत क्या चलते हैं साथियों, प्रचलन में चलते हैं। कौन कौन से मत चलते हैं देखिएगा कि भाई 1850 से प्रारंभ, कुछ मानते हैं भाई आधुनिक काल का कि 1850 से प्रारंभ हुआ। कैसे मानते हैं कि आधुनिक काल के अग्रदूत कहे जाने वाले व्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म इसी वर्ष में हुआ था। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 से हुआ था, तो उसी काल से भारतेंदु यानी कि आधुनिक काल का प्रारंभ मान लेते हैं। पहला मत ये चलता है साथियों। दूसरा मत चलता है कि 1857 से, दूसरा मत होता है 1857 से। कैसे भाई कि इस वर्ष भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसके कारण कवियों व लेखकों को लेखन के लिए एक नई विचारधारा प्राप्त हुई। जैसे भाई अतः डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। यानी कि एक साहित्यकार है डॉक्टर नगेंद्र, यह 1857 की क्रांति के बाद में अपना मत देता है कि इस काल समय सीमा से आधुनिक काल का समय क्या होता है साथियों, प्रारंभ होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, तीसरा जो मत चलता है साथियों वो चलता है 1868 से प्रारंभ हुआ है आधुनिक काल, ये तीसरे मत के रूप में माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सर्वप्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित की थी, यानी निकाली थी। इसी पत्रिका के माध्यम से हिंदी के एक नए युग की क्या हुई थी साथियों, शुरुआत हुई थी। अतः रामचंद्र शुक्ल जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का क्या मानते हैं साथियों, प्रारंभ मानते हैं। तो ये इसकी समय सीमा के जो आरंभिक पहलू थे वह आधुनिक काल के 3 मत चलते हैं साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, यानी कि संक्रांति काल। अब पढ़ते हैं भाई आधुनिक काल का कौन ने क्या कहा है। देखिएगा, संक्रांति काल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समाप्ति काल 1843 माना है। यानी कि विक्रम संवत के तौर पे देखा जाए तो सन है 1843, विक्रम संवत 1900 भाई। ओके, एवं आधुनिक काल का प्रारंभ
समय भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष 1868 को ही माना है। यानी कि यहां से वो क्या कर देते हैं, अपने उसको प्रारंभ मानते हैं साथियों। ओके, यानी कि 1843 से 1868, कौन सा सन साथियों, 1843 से 1868 के बीच इन 25 वर्षों में हिंदी साहित्य संघर्षशील अवस्था में रहा और इसी अवधि में हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जाता है। यानी कि 1843 से 1868 का जो समय था वो साथियों संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार समझते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द से अभिप्राय है मध्यकाल से भिन्न एवं नवीन अलौकिक दृष्टिकोण। ये किसने कहा है साथियों, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये संदर्भ है। ओके साथियों, आगे देखिएगा, आधुनिक काल को हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यानी कि आधुनिक काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जन चेतना एक जन जागरूकता का जितना सशक्त और स्वर आधुनिकता युग के साहित्य से मुखरित हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ, ये भी उन्होंने कहा है साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे के पहलुओं की और दोस्तों देखिएगा, यानी आधुनिक काल का नामकरण, ये नामकरण समझते हैं साथियों। आधुनिक काल का नामकरण यानी कि किस विद्वान ने कितने सन से कितने सन तक माना है साथियों, ये बताता हूं मैं, या भाई किस प्रकार का उनका नामकरण रखा है आधुनिक काल के नामकरण के बारे में। ओके, कि इस विद्वान ने ये कहा है, इस विद्वान ने आधुनिक काल के बारे में ये कहा है, तो नामकरण समझते हैं। यानी कि विविध इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के लिए निम्न संज्ञाओं का प्रयोग किया है। अगर बात करते हैं भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि का यानी कि आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। आधुनिक काल को क्या कहा है साथियों, उन्होंने गद्य काल कहा है। मिस्र बंधुओं की बात करते हैं तो मिस्र बंधुओं ने भाई आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। क्या कहा है साथियों, वर्तमान काल कहा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कौन से विद्वान भाई, राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है। आधुनिक काल को क्या कहा है साथियों, आधुनिक काल ही कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल कहा है। इन्होंने दोनों को आधुनिक काल कहा है। आगे देखिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने भी भाई आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है साथियों। आगे देखिएगा, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ के बारे में कि भाई पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने आधुनिक काल को क्या कहा है, इन्होंने कहा है साथियों साहित्य काल। क्या कहा है, साहित्य काल। इन लगभग 6 विद्वानों के आपको मत पता होना चाहिए कि आधुनिक काल के संदर्भ में इन्होंने किस नाम से आधुनिक काल को पुकारा है साथियों। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि आधुनिक काल का उपविभाजन, यानी कि आधुनिक काल का जो उपविभाजन है, यानी कि भाई उसमें किस तरह का आधुनिक काल को भी कितने वर्गों में बांटा है, ये डॉक्टर नगेंद्र एवं अन्य इतिहासकारों द्वारा आधुनिक काल को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। बात करते हैं भाई पुनर्जागरण काल। कौन सा काल भाई, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल बतलाया है उसे अपन भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। पुनर्जागरण काल यानी कि भारतेंदु युग का ही दूसरा नाम है साथियों। इसकी समय सीमा बताइए साथियों, उन्होंने 1850 से 1950 तक 1850 से 1900 तक पहला युग चलता है जिसे भारतेंदु युग या भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल का जो दूसरा युग चलता है साथियों वो चलता है जागरण सुधार काल। कौन सा साथियों, जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। 1900 से 1920 तक ये समय काल रहा साथियों, यानी कि द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 तक रहा। तीसरा जो काल आता है साथियों छायावादी काल। कौन सा काल साथियों, छायावादी काल। छायावादी काल को ही प्रसाद पंत और निराला युग के नाम से जानते हैं। छायावादी युग का जो समय काल था यह माना है सर्वानुसार, वो माना है साथियों 1920 से 1936 तक, यानी कि छायावादी युग का 1920 से 1936
प्रसाद पंत निराला युग के नाम से भी ये जाना जाता है साथियों। अगला देखते हैं साथियों, प्रगतिवादी काल या प्रगतिवाद काल। प्रगतिवाद काल को साम्यवादी युग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं साथियों? साम्यवादी युग के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो 1936 से 1943 तक है। यानी कि साम्यवादी युग यानी कि प्रगतिवादी युग का समय काल 1936 से लेकर 1943 तक रहा है साथियों। आगे देखिएगा, प्रयोगवाद युग यानी कि प्रयोगवाद युग को तार सप्तक युग या अज्ञेय युग के नाम से भी जानते हैं। प्रयोगवाद युग को तार सप्तक और अज्ञेय युग के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसकी जो समय काल है वो है 1943 से 1953। क्या मानते हैं साथियों? इसका समय काल 1943 से 1953 इसका समय काल माना गया है दोस्तों। आगे देखिएगा नेक्स्ट, नवलेखन या नई कविता युग या नवलेखन काल या नई कविता युग। इसका समय सीमा है साथियों 1953 से अब तक। ये तो साथियों आधुनिक काल के भाग हैं। आधुनिक काल के 6 भागों में आधुनिक काल को बांटा है, जिसमें पहले भारतेंदु, दूसरा द्विवेदी, तीसरा पंत निराला यानी कि छायावादी, चौथा प्रगतिवादी, पांचवा प्रयोगवाद और छठा है साथियों नवलेखनवाद। इसमें से आज अध्ययन करेंगे साथियों संपूर्ण विस्तृत अध्ययन करेंगे यानी कि भारतेंदु युग के संदर्भ में। तो चलिएगा बढ़ते हैं आज की कक्षा के आगे। भाई एक विद्वान के अनुसार और पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है। विद्वान बहुत प्रसिद्ध है, इनके मत कभी कभार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने यानी कि आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा है। एक भाई नवजागरण काल युग, क्या कहा है साथियों? एक भाग बांटा है नवजागरण काल। इसकी समय सीमा बताई है इन्होंने साथियों 1857 से 1920 तक। दूसरा भाई स्वच्छंदता युग 1920 से 1938 तक। और तीसरा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग, इसकी समय सीमा बताई 1938 से अब तक। ये इनके मत 3 थे। आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा है। विद्वान का नाम है साथियों डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर बच्चन सिंह। ये भी आपको याद रखना चाहिए साथियों। ओके, यानी कि नवजागरण काल 1857 से 1920 और स्वच्छंदता युग 1920 से 1938 और उत्तर स्वच्छंदता यानी कि 1938 से अब तक। ये आपको मत याद होना चाहिए दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं, बात करते हैं साथियों हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के जो पहला यानी कि बांटा गया है भारतेंदु युग, उसके संदर्भ में आपको बतलाता हूं साथियों। समय काल है 1850 से 1900 तक। क्या है साथियों? समय काल 1850 से 1900 तक इसकी समय सीमा है साथियों। भारतेंदु युग का प्रारंभ हरिश्चंद्र के जन्म काल यानी कि 1850 ईसे तथा हम मोटे तौर पर भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 तक यानी कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व 1900 तक मान सकते हैं। यानी कि भाई मोटे तौर पर आप भारतेंदु युग का समय काल मान सकते हो कि जिस रोज किसका जन्म हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उससे लेकर और जब तक सरस्वती पत्रिका का क्या हुआ था साथियों? प्रकाशन हुआ था, उससे पूर्व तक इसका समय माना जाता है भारतेंदु युग का 1850 से लेके 1900 तक। ओके साथियों, आगे देखते हैं। इस युग का नामकरण हिंदी नवजागरण काल के अग्रदूत कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। यानी कि किस विद्वान के नाम पे? भारतेंदु के नाम पर ये युग का नाम भारतेंदु युग हो गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर साथियों। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व। नामकरण का आधार यानी कि उन्होंने इतने कम अल्प आयु की उम्र में यानी कि 1850 में इनका जन्म होता है, 1885 इनका देहांत हो जाता है। मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने एकदम युग प्रवर्तक कविताएं, रचनाएं आदि की साथियों। ओके, तो इसलिए उनके व्यक्तित्व को देखकर इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया साथियों? नामकरण रख दिया, नामकरण कर दिया। रीति काल में जो हिंदी साहित्य केवल दरबारी संस्कृति का काव्य बनकर रह गया था, वह भारतेंदु युग में पुनः जन काव्य यानी कि आम व्यक्ति का काव्य बनने लगा। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है। ये साथियों आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य को यानी कि हिंदी साहित्य का
पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा जाता है साथियों भारतेंदु युग को। किसको कहा जाता है? भारतेंदु युग को। अब भाई ये पूछ ले कि भाई हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल किस विद्वान ने कहा है? तो हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है साथियों आपके डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है साथियों? डॉक्टर नगेंद्र ने। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, अच्छा इस युग में पदकाव्य रचना के लिए ब्रज भाषा यानी कि जो पदकाव्य रचना हुई, जो कविता शैली में रचना हुई, वो भाई ब्रज भाषा में एवं गद्य काव्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यानी कि भारतेंदु युग में गद्य काव्य के लिए किसका प्रयोग भाई? यानी कि ब्रज भाषा का, और गद्य काव्य के लिए खड़ी बोली का क्या किया गया है साथियों? विद्वानों ने प्रयोग किया है दोस्तों। ओके, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा का काव्य कहकर पुकारा है। यानी कि विद्वान है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। क्या नाम है साथियों? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने यानी कि इस युग को आदर्शवादी गीति मुक्त काव्य परंपरा कहकर पुकारा है भारतेंदु युग के संदर्भ में। ओके, भारतेंदु युग काव्य में प्राचीन व नवीन काव्य प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है साथियों। अर्थात इस काव्य में पहेलियां, मुकरियां, भक्ति, रीति, श्रृंगार, नीति परक सभी प्रकार की काव्य विधाओं का क्या किया गया दोस्तों? प्रयोग किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखिएगा भाई बात आती है खड़ी बोली के, जो भाई गद्य रचना के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो खड़ी बोली के संदर्भ में आपको मैं सारा सारांश समझा देता हूं, एकदम विस्तृत अध्ययन। खड़ी बोली से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, खड़ी बोली से संबंधित प्रमुख तथ्य। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो हैं। यानी कि बात आती है कि भाई खड़ी बोली के प्रतिष्ठित कवि किस विद्वान को माना जाता है? तो साथियों अमीर खुसरो का नाम प्रथम श्रेणी में है, प्रतिष्ठित कवि हैं। ओके साथियों, उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार गंगभाट थे। यानी कि अगर उत्तर भारत की बात करें, सबसे पहले किस विद्वान ने साहित्य में प्रयोग किया था साथियों? गंगभाट ने। कौन सी शताब्दी में साथियों? 17वीं शताब्दी में। ओके, इनकी रचना है साथियों चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये कौन सी रचना है साथियों? कैसी विधा है? गद्य काव्य की विधा है, गद्य काव्य है साथियों। ओके, आगे देखते हैं दक्षिण भारत में। ये उत्तर भारत हो गया साथियों, ये है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने का श्रेय, यानी साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार का नाम है साथियों मुल्ला वजही। यानी कि दक्षिण भारत में सबसे पहले किस साहित्यकार ने खड़ी बोली का प्रयोग किया था साथियों? मुल्ला वजही का। किसने साथियों? मुल्ला वजही ने किया था। मुल्ला वजही का समय काल 605 से 660। यानी कि रचना साथियों कौन सी? सबरस। 1605 से 1660 रचना है साथियों सबरस, जो कब लिखी गई थी साथियों? 1635 ई में लिखी गई थी साथियों। और एक और रचना लिखी साथियों उन्होंने, कुतुब मुस्तरी। क्या नाम की रचना? कुतुब मुस्तरी नाम की रचना। आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी की रचना का नाम था साथियों भाषा योग वासिष्ठ। क्या नाम था साथियों? भाषा योग वासिष्ठ। इस रचना का नाम काल यानी कि समय काल है, रचना काल है 1741। क्या है साथियों? 1741। विक्रम संवत यानी कि 1758। ये पता होना चाहिए खड़ी बोली के शुद्ध एवं परिमार्जित कवि किसने माने हैं साथियों? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माने गए हैं साथियों। ओके, किसके अनुसार माने गए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ओके, देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा खड़ी बोली के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि खड़ी बोली से संबंधित प्रमुख तथ्य। यह पटियाला दरबार में रहते थे। ओके, और वहाँ की महारानी को कथा वाँचकर सुनाया करते थे साथियों। ओके, आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले द्वितीय लेखक कौन थे? पंडित दौलत राम। रचना का नाम है पद्म पुराण, यानी कि पद्म पुराण 1771 साथियों। ओके, नोट, इन्होंने हरिसेनाचार्य द्वारा रचित जैन पद पुराण का खड़ी बोली में क्या किया था साथियों? अनुवाद किया था। आगे देखिएगा, आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना एकांतवासी योगी थी। यानी कि आचार्य
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना एकांतवासी योगी है। एकांतवासी योगी का यानी कि जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर यानी कि वो है पंडित श्रीधर पाठक साथियों। ओके, खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य नाम कौरवी भी है। खड़ी बोली हिंदी का नाम क्या है साथियों? कौरवी भी है। ओके, उदंत मार्दंड में खड़ी बोली को यानी कि उदंत मार्दंड नामक क्या है भाई पत्रिका है, उसमें यानी पत्र है उदंत मार्दंड नामक। ओके, खड़ी बोली में मध्य देशीय भाषा कहा है, यानी कि खड़ी बोली क्या कहा है? मध्य देशीय भाषा कहा है। यानी कि खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तक व विकास में महत्वपूर्ण योगदान किस संस्था था या कौन सी संस्था का था? तो पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता स्थापना हुई 1800 में। यानी कि खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तन व विकास में महत्वपूर्ण योगदान था साथियों। देने वाली जो संस्था थी उसका नाम था पोर्ट विलियम कॉलेज। ये कहाँ पे है साथियों? कलकत्ता। स्थापना 1800 में इसकी हुई थी दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, खड़ी बोली के ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों, इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिएगा, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 प्रमुख लेखक, यानी कि 19वीं शताब्दी में किन विद्वानों ने खड़ी बोली के संदर्भ में कार्य किया? तो देखिएगा, पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित यानी कि सदल मिश्र। कौन से मिश्र भाई? सदल मिश्र, जिनकी रचना थी नासिकेतोपाख्यान। क्या नाम थी सदल मिश्र की साथियों? नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली में रचित। ओके, और इसी का नाम क्या है साथियों? चंद्रावती। क्या नाम है? चंद्रावती। दूसरे कवि हैं साथियों लल्लूलाल। लल्लूलाल की रचना का नाम है प्रेम सागर। क्या नाम है? प्रेम सागर। अगर 2 अन्य लेखकों की बात करते हैं तो मुंशी सदासुखलाल नियाज। क्या नाम है साथियों? मुंशी सदासुखलाल नियाज। मुंशी सदासुखलाल नियाज की जो रचना थी उसका नाम था साथियों सुख सागर। क्या नाम था? सुख सागर साथियों। ओके, सैयद इंसा अल्लाह खां। सैयद इंसा अल्लाह खां, रचना का नाम था सैयद इंसा अल्लाह खां की, यानी कि रानी केतकी की कहानी साथियों। इंसा अल्लाह खां की रचना का नाम क्या था? रानी केतकी की कहानी। अच्छा, इस कहानी को उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो रानी केतकी की कहानी है उसे उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, यानी कि विशेष एक देखें नंबर 1, यानी इन 4 लेखकों में मुंशी सदासुखलाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित एवं व्यावहारिक रूप से उपयोगी माना जाता है। यानी कि इन 4 विद्वानों के खड़ी बोली के लेखकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो मुंशी सदासुखलाल का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारिक रूप से माना जाता है साथियों। आगे देखिएगा, इनकी भाषा अन्य 3 लेखकों की तुलना में मानक हिंदी के अधिक निकट मानी जाती है। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सर्वप्रथम मुंशी लल्लूलाल द्वारा किया गया था। यानी कि हिंदी बोली के लिए जो हिंदी बोली थी, यानी हिंदी के लिए कौन सी बोली का शब्द से खड़ी बोली का नामकरण सबसे पहले मुंशी लल्लूलाल ने, जो उसकी रचना है प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में किया गया था। ओके, गिलक्रास्ट। क्या नाम है साथियों? गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा भी कहा है। कौन सा विद्वान ने भाई? गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को क्या कहा है साथियों? टकसाली भाषा भी कहा है। ओके, कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने वाले सशक्त आंदोलन सर्वप्रथम अयोध्या सिंह खत्री ने किया था, या अयोध्या खत्री के द्वारा चलाया गया था। इन्होंने 1857 में खड़ी बोली का पद शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसके द्वारा आंदोलन का इन्होंने क्या किया था? प्रवर्तन किया था। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई खड़ी बोली पद का शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने भाई? अयोध्या सिंह खत्री ने लिखी, और जिसके कारण आंदोलन का क्या कहा जाता है? इन्हें प्रवर्तक कहा जाता है 1837 में साथियों। अगला देखें, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन से कवि साथियों? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा है। क्या कहा है साथियों? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली का जो समर्थन करता है वो कौन है भाई? हठी व मूर्ख कहकर उसे पुकारा है दोस्तों। ओके, बढ़ते हैं आगे के बिंदुओं की ओर। अब बात आती है भाई भारतेंदु युग की किस प्रकार की प्रवृत्तियां थी, यानी कि भारतेंदु युग में जो रचनाएं लिखी उनमें किस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, या भारतेंदु युग की क्या क्या प्रवृत्तियां थी साथियों। ओके, तो बढ़ते हैं। देखिएगा,
यानी कि राष्ट्रीय जागरण प्रवृत्ति थी साथियों। लेखकों में राष्ट्रीय जागरण का अभाव था दोस्तों, और था भाई नव जागरण के नया सवेरा आए, नए एकदम क्रांति रूपी नया सवेरा आए, नए जागरण हो साथियों, जागरूक हो, सशक्त बने समाज। ये पृष्ठभूमि यानी कि ये इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। ये क्या थी साथियों? प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सामाजिक चेतना को जागृत करने का भाव था साथियों। क्या प्रवृत्ति थी? सामाजिक चेतना। ओके, आगे लिखे भक्ति भावना। अगला देखिएगा भक्ति भावना, यानी कि इनकी रचनाओं में आधुनिक काल के जो भारतेंदु युग के जो कविताएं रचनाएं हुई हैं उसमें भक्ति भावना का भाव भी आपको देखने को मिलता है साथियों। पांचवी जो प्रवृत्ति है प्रकृति वर्णन, यानी कि भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं प्रकृति वर्णन संबंधी प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया है कई सारी रचनाओं में साथियों। ओके, समस्या पूर्ति, यानी कि इनकी कई सारी रचनाओं का जो बैकग्राउंड है यानी कि पृष्ठभूमि है यानी कि जो प्रवृत्ति है उसमें साथियों समस्या का समाधान संबंधी भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इस प्रकार का भी उसमें आदांश आता है साथियों। हास्य व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया है, एकदम बढ़िया हंसी ठिठोली एकदम व्यंग तंज वाले भाव भी देखने को मिलते हैं। और भाई सिंगारिकता, कौन सा भाई? सिंगारिकता भी गुण इसमें देखने को मिलता है, यानी कि भारतेंदु युग की जो रचनाएं हैं उसमें सिंगारिकता भी देखने को मिलती है साथियों। ये प्रवृत्ति युक्त भी रचनाएं लिखी दोस्तों। आगे देखिएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग के काव्य को, कौन से युग के काव्य को साथियों? किस विद्वान ने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग के काव्य को आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। ये थोड़े एकदम याद कर लेना कि भाई आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा काव्य किसने कहकर पुकारा है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पुकारा है दोस्तों। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, तो देखिएगा भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। अब बात करते हैं भाई भारतेंदु युग के। मैंने बताया था अपन एक ही युग के बारे में आज अध्ययन करेंगे, उसमें भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का मैं आपको सारा सारांश बताऊंगा, उनकी रचनाएं, उनका जन्म काल, ये आज इसमें अपन पढ़ रहे हैं साथियों। ओके, भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो 1850 से लेकर 1885 है साथियों। डॉक्टर बद्री नारायण, यानी डॉक्टर नहीं बद्री नारायण चौधरी, कौन से नारायण भाई? बद्री नारायण चौधरी, इसके दूसरे प्रसिद्ध कवि, यानी कि जन्म काल के अनुसार 1555 में 1923। तीसरे प्रताप नारायण मिश्र 1855 से 1923, 1856 से 1894। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899। और अंबिका दत्त व्यास का जन्मकाल और मृत्यु साथियों 1858 से 1900 ई तक। ये पांचवें कवि। छठवें कवि के रूप में साथियों बाल कृष्ण भट्ट, क्या नाम के व्यक्ति भाई? बाल कृष्ण भट्ट, तो 1844 से 1914। राधा कृष्ण दास का समयकाल है 1865 से 1957 साथियों। और लाला श्रीनिवास दास का समयकाल है 1851 से 1887 साथियों। पंडित राधा चरण गोस्वामी का समय है 1858 से 1925 तक साथियों। और 10वें इसके प्रमुख कवि है साथियों बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म 1565 से लेकर 1907 तक। ये भारतेंदु युग के वो कवि हैं जिन्होंने भारतेंदु युग में अपना बहुत योगदान दिया है साथियों। एवं रचनाएं, बहुत ही प्रमुख रचनाएं लिखी हुई है। तो चलिएगा बढ़ते हैं भारतेंदु युग के प्रवर्तक कवि भारतेंदु यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ओर साथियों। देखिएगा, अच्छा भारतेंदु युग का नामकरण और पढ़ लेते हैं साथियों। भारतेंदु युग यानी भारतेंदु युग का काल विभाजन एवं उसका नामकरण साथियों। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग है उसका काल विभाजन और नामकरण किस तरह से किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की जो समय कहां से कहां तक माना है साथियों? 1868 से 1893 तक माना है। कहां तक साथियों? 1868 से लेकर 1893। आगे देखिएगा, इसे क्या कहा है? नई धारा प्रथम उत्थान। किसको भाई? भारतेंदु युग को क्या कहा है? नई धारा प्रथम उत्थान कहा है साथियों। ओके,
दूसरे कवि आते हैं भाई रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी है साथियों? 1868 से लेकर 1900 तक। इन्होंने क्या माना है? यानी कि रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग का 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना है साथियों। इन्होंने क्या कहा है? नव जागरण काल, कि भारतेंदु युग कौन सा काल है भाई? नव जागरण काल है दोस्तों। ओके, बात आती है मिस्र बंधुओं की। किसकी भाई? मिस्र बंधुओं की बात आती है। मिस्र बंधुओं ने 1869 से 1888, 1869 से 1888, और भाई इन्होंने क्या कहा है? वर्तमान काल। क्या कहा है दोस्तों? वर्तमान काल, ये इस युग को कहा है, भारतेंदु युग को। बात आती है राम कुमार वर्मा। कौन से भाई विद्वान? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने 1817 से लेकर 1980 तक इसका समय काल माना है, और इसे क्या कह दिया भाई उन्होंने? कि ये आधुनिक काल है साथियों। कौन सा काल है साथियों? आधुनिक काल। तो ये यानी कि भारतेंदु युग का काल विभाजन था, अलग अलग नामकरण इन चारों विद्वानों के अनुसार आपको याद रखना चाहिए साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे के पहलुओं की ओर। अब भाई बात करते हैं युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। आप देख सकते हो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि इनका जन्म 1850 में हुआ था साथियों। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 में हुआ था। और विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 1907। ठीक है, जन्म स्थान था साथियों काशी। जन्म स्थान का नाम क्या था साथियों? काशी। ओके, एक संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था साथियों। ओके, इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में साथियों। 1942 विक्रम संवत के परिप्रेक्ष्य से साथियों, मात्र ये 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका क्या हो गया था साथियों? देहावसान हो गया था, यानी कि इनका देहांत हो गया था मात्र 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों। पिता का नाम था बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास, बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास। ओके साथियों, मूल नाम देखा जाए तो हरिश्चंद्र। ओके, क्या नाम था साथियों? हरिश्चंद्र। ओके, उपाधि क्या मिली साथियों? भारतेंदु। भारतेंदु का अर्थ होता है भारत का चंद्रमा। क्या कहा जाता है साथियों? भारत का चंद्रमा। ओके, व्यवसाय क्या था साथियों? इनका पत्रिका व्यवसाय था, पत्रकारिता क्या था साथियों? व्यवसाय था। संपादन कार्य इन्होंने 3 पत्रिकाओं का क्या किया था साथियों? संपादन कार्य किया था। कौन कौन सी प्रमुख 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया? देखिएगा, पहली पत्रिका जो सर्व प्रसिद्ध है, ये समय काल और पता होना चाहिए किसके द्वारा संपादित की जाती थी, कवि वचन सुधा 1868। कवि वचन सुधा 1868, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पत्रिका का समय 1863 साथियों। तीसरी पत्रिका है बाला बोधनी। क्या नाम है? बाला बोधनी। समय काल 1874। तो ये इन्होंने 3 पत्रिकाओं को संपादन कार्य किया। ये समय काल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा, इन्होंने लगभग 175 रचनाएं लिखी भाई, यानी कि मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो जाता है। और साथियों कितने? 175 रचनाएं ये लिखकर जाते हैं साथियों। ये तीनों पत्रिकाएं काशी व बनारस से क्या होती थी साथियों? प्रकाशित होती थी। ओके, ये किसके बारे में है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं भाई उल्लेख। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट यानी कि रचनाओं का उल्लेख। भारतेंदु यानी कि अनुदित नाटक। अनुदित नाटक कौन कौन से हैं साथियों? ओके, यानी कि विद्या सुंदर अनुदित नाटक है इनका, ये 1868 में लिखा गया। रत्नावली 1868 में लिखा गया साथियों। पाखंड विखंडन 1872 में लिखा गया दोस्तों। धनंजय विजय 1873 में लिखा गया, यानी कि प्रकाशित सन है भाई, ये प्रकाशित सन। ओके, आगे का बिंदु देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट यानी कि कर्पूर मंजरी 1875 साथियों। कर्पूर मंजरी कब भाई? 1875। ओके, भारत भारती, ये भाई बहुत प्रसिद्ध रचना थी। भारत भारती 1870 में। मुद्रा राक्षस यानी कि 1878। दुर्बल बंधु 1880। ये कौन से नाटक है भाई? अनुदित नाटक है, यानी कि किसी के न किसी से लिखे हुए हैं साथियों। ओके, अब बात आती है मौलिक नाटकों की, यानी कि स्वयं के द्वारा लिखे हुए। ओके, स्वयं की पृष्ठभूमि तैयार करके। मौलिक नाटक कौन से नाटक भाई? मौलिक नाटक देखिएगा दोस्तों, मौलिक नाटक में आपको बताता हूं। मौलिक नाटक में आता है वेद की हिंसा न भवती।
यानी पहली बात तो अपने पता होना चाहिए कि वेद की हिंसा हिंसा न भवति कैसी विधा है भाई, नाटक विधा है और हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी हुई है साथियों। कौन सी सन में भाई ये प्रकाशित हुआ था? 1873 में। नाटक के कौन से फॉर्मेट में है भाई? ये प्राशन में है साथियों, प्रेषण, क्या नाम है? प्रेषण में ये लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 साथियों। श्री चंद्रावली नाटिका 1876। विशेष्य बग शमोदधम 1876, यानी कि भाषण में लिखा गया है। किसमें भाई? भाषण में। भारत दुर्दशा, ये याद रखना है इनमें से। भारत दुर्दशा 1880, भारत दुर्दशा 1880, यानी कि नाटक है भाई, ये नाट्य रासक शैली, नाट्य रासक शैली में ये लिखा हुआ है। नील देवी, कौन सी रचना भाई? नील देवी नाटक है, 1881 में ये लिखा हुआ है, प्रकाशित डेट है। और कौन सी शैली भाई? गीति रूपक। कौन सी नाटक की शैली? गीति रूपक। अंधेर नगरी, आपने सुना होगा साथियों, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अंधेर नगरी इन्होंने कब लिखा? 1881 में प्रकाशित हुआ। कौन सा नाटक का रूप है भाई? प्रेषण में ये लिखा गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, प्रेम जोगनी नाटक का नाम क्या है? प्रेम जोगनी 1875 नाटिका। सती प्रताप, कौन सा साथियों? सती प्रताप 1883 गीति रूपक है। अब भाई इतने सारे आपको कैसे याद रखना है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात, परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ तक पूछ लेता है? एक तो वो रचना पूछता है कि ये रचना किस विद्वान की है, पहली बात, ओके साथियों। एक दूसरा पूछता है रचना का क्या भाई? सन, कि ये भाई कब प्रकाशित हुई। और दूसरी पूछ सकता है साथियों कि भाई उस रचना का, यानी कि वो रचना कौन सी विधा में है, कि नाटक है, उपन्यास है, कि कहानी है, कि एकांकी है, कि भाई आपका क्या कहते हैं, यानी कि एकांकी है, ये सभी में वे पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या बताएं अभी मैंने? नाटक। क्या बताएं दोस्तों? नाटक, अनुदित और मौलिक। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट। अब भाई ये अन्य रचनाएं आपको याद रखना है। प्रेम मालिका प्रमुख रचना है, याद रखना है। कौन की है भाई प्रेम मालिका? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है दोस्तों। 1871 में ये रचना लिखी गई थी। प्रेम सरोवर 1873, प्रेम माधुरी 1875 दोस्तों, प्रेम फुलवारी 1883। यानी कि यहाँ में चार में क्या है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी। 71, 73, 75 और 83 कौन विद्वान की है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है दोस्तों। अगली आती है बकरी बिलाप, पता होगा भाई बकरी बिलाप। फूलों का गुच्छा, ये भी रचना पता होना चाहिए। फूलों का गुच्छा 1882 में लिखी गई थी साथियों। प्रात समीरण रचना का नाम क्या है साथियों? प्रात समीरण, बहुत ही प्रमुख रचना है भाई प्रात समीरण, ओके, पता होना चाहिए। प्रात समीरण किसकी है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। बैसाख महात्य, बैसाख महात्य है भाई ये रचना का नाम, क्या नाम है? बैसाख महात्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ओके। और एक कौन सी रचना है भाई? होली, किस विद्वान की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये रचनाएं भी आपको नोकी नोके होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है कि बैसाख महात्य किसकी रचना है, तो किसकी है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ओके भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों। अब भाई भारतेंदु युग से संबंधित, यानी कि इनसे संबंधित मैं कुछ तथ्य बता देता हूं। देखिएगा दोस्तों, यह हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के क्या माने जाते हैं दोस्तों? जन्मदाता माने जाते हैं। इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। इनके द्वारा 1873 में तदीय समाज, कौन सा समाज साथियों? तदीय समाज की भी क्या की गई थी दोस्तों? स्थापना की गई थी। कौन सी समाज की भाई? तदीय समाज की भी स्थापना की गई थी। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, यानी कि प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, जिनके लेखक कौन थे? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण नामक जो पात्र था उसकी क्या निभाई थी साथियों? क्या निभाई थी साथियों? भूमिका निभाई हुई थी। किसने भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों। ये रसा के उपनाम से जानते हैं। रसा के उपनाम से किन्हें जानते हैं साथियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। उपनाम शैली भी आपको पता होना चाहिए। रसा के नाम से किन्हें जानते हैं भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र को।
इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में क्या की थी साथियों, दीक्षा ग्रहण की थी। यानी कि जो पुष्टि मार्ग है वो कौन का है साथियों, वल्लभाचार्य का, वही दीक्षा ग्रहण कर लिया था भाई इन्होंने मातृभाषा राष्ट्रभाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। ये भी भाषा से प्रेम और राष्ट्रभाषा से प्रेम के संदर्भ में ये पंक्ति उन्होंने लिखी साथियों। आगे देखिएगा, यह 11 वर्ष की अल्पायु में ही कविताएं लिखने लग गए थे साथियों। क्या लिखने लग गए थे दोस्तों, कविताएं लिखने लग गए थे। अब भारतेंदु युग के अन्य कवियों के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अच्छा उनके बारे में और पढ़ लेते हैं भाई, ये और तथ्य हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। 15 वर्ष की अवस्था में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ यानी कि जगन्नाथ जी गए थे और उसी यात्रा में उनका परिचय बंगला साहित्य के नवीन प्रवृत्तियों से हुआ। यानी बंगला साहित्य से क्या हुए, दोबारा परिचित हुए वहाँ जाने के बाद, और अपनी अति उदारता के कारण ही वे अपने पूर्वजों की संपत्ति लुटाकर दरिद्र हो गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यकारों, कवियों और दीन दुखियों की सहायता करते रहे। ठीक है साथियों, सारी संपत्ति लुटा दी थी उन्होंने साहित्य के लिए और एकदम कवियों के ऊपर भाई। ओके, आगे देखिएगा, इनकी कालचक्र रचना के अनुसार इन्हें 1873 में नए चाल में ढली। यानी कि इनकी कालचक्र रचना के अनुसार हिंदी 1873 में नए चाल में ढली। यानी कि इन्होंने रचना लिखी थी कालचक्र। क्या नाम की रचना भाई, कालचक्र। ओके, 1873 में ये प्रकाशित हुई थी और तब से ही हिंदी किस में ढल गई थी भाई, नए चाल में या नई शैली में ढल चुकी थी साथियों। आगे देखिएगा 12वां पॉइंट, आचार्य शुक्ल के अनुसार यह केवल नर प्रकृति के कवि माने गए हैं। यह बाह्य प्रकृति के अनेक रूपता के साथ साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं कर पाते थे। ठीक है, या नहीं कर पाया जाता। इन्होंने खुसरो जैसी पहेलियों और मुखरियों भी लिखी हुई है साथियों। यानी कि लगभग आपको पता होगा कि इन्होंने पूरी रचनाएं कितनी लिखी है साथियों, 175। ओके, जितनी मैंने बताई हुई है उतनी आप याद कर लिएगा, परीक्षा में जो कत्यों आ जाता है दोस्तों। ओके, बढ़ते हैं आगे के पहलुओं की ओर दोस्तों। अब पढ़ते हैं साथियों, अब पढ़ते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के विषय में। कौन से कवि भाई, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म 1855 में हुआ था दोस्तों और इनका जन्म स्थान था मिर्जापुर। कहाँ पे हुआ था भाई, मिर्जापुर। एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। और इनका जो देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है 1923 में। कौन सी सन में हो जाती है साथियों, 1923 में। 55 में जन्म, 1923 में क्या, मृत्यु। अब भाई रचनाएं देखिएगा, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, ललित लहरी, होली की नकल, भारत बधाई और युगल स्त्रोत आदि इनकी क्या है साथियों, रचनाएं देखने को मिलती है। किनकी भाई, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। विशेष तथ्य क्या है भाई, ये उर्दू में अवरा नाम से, यानी कि उर्दू में अवरा नाम से काव्य लेखन करते थे साथियों। ओके, एक बार दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहकर पुकारा था। कितने भाई, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने क्या कह दिया भाई कि दादा भाई नौरोजी क्या है, काले हैं, काला है। नागरी नीरद, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, नागरी नीरद 1893 में और आनंद कादम्बनी, यानी कि नागरी नीरद 1893 और आनंद कादम्बनी 1881 नामक पत्रिकाओं का भी क्या किया है, इन विद्वान ने क्या किया है साथियों, संपादन कार्य किया है। अगले कवि के बारे में देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 ई में, मृत्यु हुई साथियों 1894। अच्छा, जन्मकाल कहाँ पे हुआ था साथियों, बैजे गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ओके साथियों, आगे देखें प्रमुख रचनाएं। प्रेम पुष्पावली, रचना का नाम क्या है, प्रेम पुष्पावली। मन की लहर, अब याद होना चाहिए, मन की लहर यानी कि नारायण के लिए, यानी प्रताप नारायण के लिए मन की लहर। ठीक है, तृप्यान ताम, क्या नाम है साथियों, तृप्यान ताम। श्रृंगार विलास,
रसखान शतक। कौन सी खान शतक साथियों? रसखान शतक। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। बुढ़ापा प्रताप नारायण मिश्र की रचना है साथियों। हिंदी की हिमायत किस महाशय की रचना है साथियों? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। ये भाई याद करना है आपको, क्या करना है? याद करना है। ओके, इनमें कोई ट्रिक नहीं है, ये तो याद करना ही है दोस्तों। कैसे याद करना है? जैसे मैंने कहा हिंदी की हिमायत, तो भाई कैसे याद हो जाएगी? प्रताप नारायण मिश्र की याद ही करना है, इसमें कोई ट्रिक है नहीं साथियों। आगे देखें विशेष तथ्य। इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। ये बिंदु बहुत ज़्यादा प्रमुख, ये कथन पूछ लिया जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले कौन विद्वान हुए? तो कौन हुए साथियों? प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के लिए चंदा भी मांगते थे साथियों, और ब्राह्मण पत्रिका के लिए चंदा मांगने की इनकी एक अपनी शैली थी, अपनी स्टाइल थी। देखिएगा, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये कहते थे भाई। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ओके, ब्राह्मण नामक पत्रिका इन्होंने 1883 में कानपुर से संपादन कार्य किया था, 1883 से। ओके, हरगंग कविता के कारण इनकी सर्वाधिक क्या हुई थी साथियों? प्रसिद्धि हुई थी। ये भी पता होना चाहिए कि भाई हरगंग कविता का नाम क्या है साथियों? हरगंग। हरगंग नामक कविता किसकी है भाई? प्रताप नारायण मिश्र जी की क्या है दोस्तों? ये रचना है। बढ़ते हैं अगले कवि की ओर दोस्तों। ठाकुर जगमोहन सिंह। कवि का नाम क्या है? ठाकुर जगमोहन सिंह। जन्म हुआ था 1857 में, यानी कि जे रोज क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसी समय इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था 1857 में। जन्म स्थान विजय राघवनगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था साथियों। ओके, आगे देखें 1899, यानी मृत्यु कब हुई साथियों उनकी? यानी कि मृत्यु कब हुई? 1899 में। रचनाएं प्रेम संपत्ति लता किनकी है भाई? ठाकुर जगमोहन सिंह की। प्रेम संपत्ति लता 1885 में इन्होंने प्रकाशित की। श्यामा लता 1885 में साथियों, ये भी श्यामा लता 1885, और देवयानी 1886। श्यामा स्वरूप ये क्या है भाई? इनका उपन्यास है दोस्तों। ओके, ये पता होना चाहिए। अब भाई क्या थे भाई ये ठाकुर जगमोहन सिंह? यानी कि विजय राघवनगढ़ की रियासत के ये क्या थे साथियों? राजकुमार थे। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। विजय राघवनगढ़ कहाँ पर है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के कटनी जिले में क्या है दोस्तों? स्थित है। बढ़ते हैं भारतेंदु युग के अन्य विभूति की ओर साथियों। अंबिका दत्त व्यास। कौन से कवि साथियों? अंबिका दत्त व्यास। जन्म कब हुआ? 1858 में हुआ साथियों उनका। ओके, जन्म कहां पर हुआ? काशी में। कहां पर भाई? काशी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भी काशी में हुआ दोस्तों। ओके, मृत्यु हुई 1900 में, यानी कि 1858 से लेकर 1900 तक ये भाई भारत की भूमि पर रहे। रचनाएं भाई पाबस पचासा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है साथियों अंबिका दत्त व्यास की। पाबस पचासा कब लिखी साथियों? 1886 में। ओके, सुकवि सतसई 1887। हो होरी, रचना का नाम हो होरी 1891। ये बार बार पूछी गई है भाई कि हो होरी किसकी है? तो हो होरी रचना किसकी है भाई? अंबिका दत्त व्यास की रचना है दोस्तों। कंसबद्ध, कौन सा बद्ध भाई? कंसबद्ध। किसने किया था कंसबद्ध भाई? कृष्ण भगवान ने किया था। तो आप याद कर लेना, कंस का वध अंबिका दत्त ने भी किया था। कौन से दत्त ने भाई? अंबिका दत्त ने। बिहारी बिहार, बिहारी बिहार भी रचना किन की है भाई? अंबिका दत्त व्यास की। अब अंबिका दत्त व्यास के बारे में और तथ्य पढ़ लेते हैं। यह संस्कृत और हिंदी के अच्छे क्या थे साथियों? विद्वान थे। ओके, और दोनों भाषाओं में ही क्या लिखे भाई इन्होंने साहित्य रचनाएं की है। ये पत्रिका का नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। कौन सा भाई? पीयूष प्रभा। पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? पीयूष प्रभा। पीयूष प्रभा नामक पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया है? संपादन किया है। कभी पूछ लेते हैं कि पीयूष प्रभा पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो कौन? अंबिका दत्त व्यास। इनके द्वारा अपनी रचनाओं में इन्होंने की जगह उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है भाई। इन्होंने जहां भी प्रयोग होना चाहिए था वहां पे क्या कर दिया? इन्होंने की जगह उन्होंने शब्दों के स्थान पर इन्होंने, और इनने की स्थान पर उनने, इन्होंने की स्थान पे उनने आदि शब्दों का क्या किया है? प्रयोग किया है। कौन ने भाई? अंबिका दत्त व्यास ने। अगली विभूति के बारे में देखते हैं दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट। जन्म हुआ 1444 में, मृत्यु हुई भाई 1914 में दोस्तों। इनकी रचनाएं हैं कलिराज की सभा, बाल विवाह, आप याद कर सकते हो। बाल विवाह बालकृष्ण ने किया है। किसने किया है? बालकृष्ण ने बाल विवाह। ओके, चंद्रसेन रहस्य कथा,
नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी ये क्या है, उपन्यास है, ये बहुत ही प्रमुख है, याद होना चाहिए। नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है भाई, बालकृष्ण भट्ट की, और रचना में कौन सी विधा है भाई, उपन्यास, 1887 साथियों। 100 अजान एक सुजान, ये भी भाई बहुत ही प्रमुख है, 100 अजान एक सुजान, ये भी उपन्यास है, 1892 में लिखा है। कब लिखा है दोस्तों, 1892 में लिखा है दोस्तों। विशेष तथ्य बता देता हूं मैं इनके बारे में। 1877 में हिंदी प्रदीप, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला गया था इन्होंने, जो इलाहाबाद से क्या होती थी साथियों, प्रकाशित होता था यह पत्र। इन्होंने प्रेम पुंज नामक एक पत्रिका का भी क्या किया है साथियों, संपादन कार्य किया है। ये अपने जन्म स्थान प्रयाग में स्थित कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के क्या थे साथियों, अध्यापक थे। यानी इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, प्रयाग में हुआ था, प्रयागराज में, और वहां पर कायस्थ पाठशाला कॉलेज में किसके अध्यापन कार्य, किसके शिक्षण कार्य करते थे साथियों, यानी कि क्या पढ़ाते साथियों, संस्कृत के अध्यापक थे साथियों। इनके हिंदी प्रदीप पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह वाक्य लिखा था कि शुभ सरस देश सने पूरित प्रगट बे आनंद भरे, ये वाक्य इसमें लिखा था, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का सर्वाधिक किया है दोस्तों, प्रयोग किया है। इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है, ये भी पता होना चाहिए। ये पूछ लिया जाता है कि साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास, हृदय का विकास किस विद्वान ने कहा है, तो किसने कहा है साथियों, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। आगे लिखिएगा, आगे देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले माने जाते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि एकदम ऐसी भाषा लिखी हुई है कि तीखी, एकदम झंझना देने वाली, ओके, और खरी खरी सुना देने वाली भाषा का किन्होंने प्रयोग किया है, बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रयोग किया है दोस्तों। आगे के विद्वान देखते हैं, नाम है राधा कृष्णदास। जन्म हुआ 1865 में और मृत्यु हुई 1907 में। रचनाएं हैं भारत बामन भाषा, ये राष्ट्रीयता का पूर्ण है। देश दशा राष्ट्रीयता भाव है इसमें। महाराणा प्रताप, ये याद रख लेना, बार बार पूछी जाती है कि महाराणा प्रताप जो रचना है ये किसकी है भाई, राधा कृष्णदास की, जिसे राजस्थान का केसरी, यानी कि इस रचना को महाराणा प्रताप जिसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का केसरी, यानी कि 1897 में ये रचना लिखी। यह इनका सबसे उत्कृष्ट बड़ा क्या है साथियों, नाटक है। ये रचना का कौन सा रूप है, नाटक। महारानी पद्मावती मेवाड़ की कमलिनी इनको कहा जाता है भाई, ओके। महारानी किसके द्वारा, राधा कृष्णदास के द्वारा। मैकडोनल यानी कि पुष्पांजलि, ये भी रचना इनकी है। और निशाय हिंदू, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है साथियों कि निशाय हिंदू किसकी रचना है, किसकी है, राधा कृष्णदास की। एक छोटा सा उपन्यास है साथियों, ओके। अब देखिएगा पृथ्वीराज प्रयाग, ये भी रचना इनकी है, पृथ्वीराज प्रयाग। जुबली भी ये रचना है, ये राष्ट्रभक्ति से संबंधित है साथियों, ओके। 56 की विदाई, किसकी विदाई भाई, 56 की विदाई। राम जानकी भी इसकी रचना है। प्रताप विसर्जन, ये भी रचना पूछी जाती है, प्रताप विसर्जन, ओके। रहीमन विलास, इस रचना में रहीमदास के दोहों का किया है, कुंडलीय छंद के भाव से इन्होंने क्या किया है, विस्तार किया है। ये आपको रचना इनकी याद कर लेनी चाहिए दोस्तों, ओके। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पहलू की ओर। अगले कवि का नाम है लाला श्रीनिवास दास। इनका जन्म हुआ था 1851 में, मृत्यु हुई 1887 में दोस्तों। मृत्यु कब हुई, 1887 में। इन्होंने लिखा भाई प्रहलाद चरित्र, यह 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। प्रहलाद चरित्र किसकी रचना है, लाला श्रीनिवास दास की। और तप्ता संवरण यह भी नाटक है, 1874 में हरिश्चंद्र की मैगजीन में छपा था। और बाद में ये 1883 में पुस्तकार में प्रकाशित हुआ था। और इसमें तप्ता एवं संवरण की पौराणिक क्या है साथियों, प्रेम कथा है। दोनों के तप्ता और संवरण की क्या है, प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, यानी कि तप्ता संवरण में, ओके। रणधीर प्रेम मोहिनी, ये आपको याद कर लेना है, यानी कि लाला श्रीनिवास दास की सबसे प्रमुख रचना जो मानी जाती है वह साथियों रणधीर प्रेम मोहिनी। सर्वप्रथम यह नाटक 1857 में 77 में प्रकाशित हुआ। और यह अंग्रेजी रोमियो
एंड जूलियट के अनुकरण पर लिखा गया या लिखा प्रतीत होता है। इसे दुकांत नाटक में पाटन के राजकुमार एवं सूरत की राजकुमारी की काल्पनिक प्रेम कथा का क्या मिलता है साथियों, वर्णन मिलता है। बहुत ही मनमोहक वर्णन मिलता है, बहुत ही हृदय विदारक घटनाओं का उल्लेख मिलता है इनमें। ओके, परीक्षा गुरु ये भी बहुत ही प्रमुख है, ये याद रखना है। कौन सा भाई, परीक्षा गुरु। आचार्य शुक्ल के अनुसार 1882 में रचित इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु 1882 में साथियों। किसने माना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने जिससे मान लिया उसका किसी ने विरोध किया है, लेकिन उसको प्रमाणित यानी कि प्रमाणित नहीं कर पाया है। तो 1882। अगले विद्वान के बिंदुओं के बारे में देखिएगा दोस्तों। पंडित राधा चरण गोस्वामी 1858, मृत्यु कब हुई 1925 में। तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण। ओके, प्रेषण, इसमें धर्म गुरुओं की छदम लीला का क्या किया है, भाड़ा फोड़ किया है, एकदम भंडा फोड़ किया है भाई इन्होंने। ओके, कौन में भाई, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। ओके, बहुत खतरनाक रचना है, बढ़िया एकदम कटाक्ष किया है। ओके, धर्म गुरुओं पर। सुदामा नाटक पंडित राधा चरण गोस्वामी ने लिखा है। और सती चंद्रावली नाटक भी इनका है, अमर सिंह राठौर। बिरजा एक उपन्यास है साथियों, बिरजा। और जावित्री भी क्या है साथियों, उपन्यास है। ओके, नव भक्तमाल, ये आप याद कर लेना, एक भक्तमाल रचना है। और ये कौन सी है भाई, नव भक्तमाल। दामिनी दूतिका, रचना का नाम क्या है साथियों, दामिनी दूतिका। मृणामयी, ये आपको याद रखना है, मृणामयी। शिशिर, सुषमा, इश्क चमन, ये भी याद रखना है। कौन सा चमन भाई, इश्क चमन, किसकी है भाई, राधा चरण गोस्वामी की। भ्रमर गीत, प्रेम बगीची, भारत संगीत, विधवा विलाप, ये भी पता होना चाहिए। जो विलाप वाले पूछ लिए जाते हैं भाई, विधवा विलाप किसकी रचना है, पंडित राधा चरण गोस्वामी की विधवा विलाप। भूभारण्य प्रार्थना, कौन सा भाई, भूभार हरण्य प्रार्थना, किसकी है भाई, राधा चरण गोस्वामी। ये अपने याद करना है, सर प्रमुख रचना है। बूढ़े मुंह मुहाशे, कौन से भाई, बूढ़े मुंह मुहाशे। ओके, लोग देखे तमाशे, ये प्रियसन शैली में है। बूढ़े मुंह मुहाशे, लोग देखे तमाशे, प्रियसन शैली। पर एक स्त्री की क्या की गई है इसमें, बुराई, लोग देखे तमाशे। ओके, अगला बिंदु देखें भाई। अगले कवि और आज की क्लास के अंतिम कवि और भारतीय हिंदू युग के सर्व प्रमुख 10वें प्रमुख कवि बाल मुकुंद गुप्त भाई। इनका जन्म 1865 में हुआ था दोस्तों, गुडियाना जिला रोहतक हरियाणा में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु हुई 1907 में। ओके दोस्तों, इनकी प्रमुख रचना है शिव शंभू के चिट्टे, ये अपने एक याद रखना है, शिव शंभू के चिट्टे। खत और चिट्टे, ये दोनों व्यंग्यात्मक लेख है 1904 और 1905 में इनके द्वारा संपादित भारत मित्र पत्र में छपे थे साथियों। यानी कि ये दोनों जो रचनाएं हैं वो किस में छपी थी, भारत मित्र पत्र में छपे थे साथियों। लेकिन अपने याद रखना है कि शिव शंभू के चिट्टे किस विद्वान के द्वारा रचित है, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित है साथियों। इस पुष्ट कविता 1905, ये भी काव्य संकलन है। और खेल तमाशा, इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वो है शिव शंभू के चिट्टे, बाल मुकुंद गुप्त, ये पता होना चाहिए। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, प्रमुख तथ्य। ये भारतीय हिंदू युग बाद द्विवेदी युग की योजक कड़ी के माने जाते हैं। अब कितना बेहतरीन भाई इनके यानी कि भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग की योजक कड़ी के रूप में इन्हें माना गया है कि ना भाई, बाल मुकुंद गुप्त को। ये एक अच्छे कवि, अनुवादक और अपने समय के बहुत कुशल के थे साथियों, संवादक माने जाते हैं। आपने मुंशी बजीर मोहम्मद से उर्दू लिखने का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी कि इन्होंने मुंशी बजीर मोहम्मद था, उनसे क्या सीखी थी साथियों, उर्दू भी सीख ली थी। ओके, आप 1886 में अखबारे चुनार के संपादक बने, यानी कि पत्रिका निकाली साथियों, अखबारे चुनार। ओके, और इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र इत्यादि पत्रों पर भी, पत्रिकाओं का भी क्या किया है साथियों, संपादन कार्य किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी साहित्य की यह कक्षा आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।